हाय एवरीवन, मैं अश्विन। अभी नवंबर में ही CPOSI 2022 का प्री हुआ था। ये एग्ज़ाम टोटल में 9 शिफ्ट में हुआ था। हम लगातार हर एक शिफ्ट में इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें से इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये एक सीरीज़ का सेशन नंबर 4 है। पिछले 3 सेशन में हमने फर्स्ट डे की तीनों शिफ्ट के पेपर्स डिस्कस किए हैं। आज हम दूसरा दिन यानी कि 10 नवंबर की पहले शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। टोटल में कुछ 18-20 सेंटेंसेस हैं जो हमने चूज किए हैं। मुझे वो बहुत रेलेवेंट लगे। आपको कुछ और भी रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर मिलते हैं उस शिफ्ट से तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ आंसर कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहीं भी कोई भी डाउट होता है किसी भी सेगमेंट में और किसी भी एग्जाम के आप इंग्लिश तैयार करते हैं, डाउट को क्लियर करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंगली ये फिल इन द ब्लैंक्स का तो है पर ऑप्शंस में चारों ईडियम्स दिए गए हैं। तो चाहे ये कह लो ये ईडियम्स का क्वेश्चन है, चाहे कह लो कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। जेम्स बर्नार्ड was undoubtedly one of the greatest elocutionist। elocutionist आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? elocutionist एक वर्ड होता है eloquent। इलोक्वेंट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखना जानता है। इसमें LOQ रूट आया है। LOQ, LOC, LOG इन सब का रिलेशन किससे होता है? बातचीत से होता है। डायलॉग, मोनोलॉग LOG में आएगा। लोकेशियस, इलोक्वेंट, सॉलिलोक्वी इसमें आ जाएगा। देखिए ना, LOC अभी थोड़ा सा कठिन वर्ड है प्रोनाउंस करने में। इलोक्यूशनिस्ट तो ये इसमें आ गया, जो अपनी बात को सामने ऑडियंस को अच्छे से समझा सके। ऑफ द वर्ल्ड एवरीवन अग्रीड दैट ही possessed गिफ्ट ऑफ द गैप। सारा सेंटेंस वहीं से चल रहा है। इलोक्यूशनिस्ट होने का मतलब है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रखना जानते हैं। यू आर अ वेरी ब्रिलियंट स्पीकर। गिफ्ट ऑफ द गैप का भी यही मतलब होता है, बोलने की कला में माहिर होना। गैप का मतलब वाक्पटुता से होता है, नाउन है ये। इसी गैप का एडजेक्टिव होता है क्या? गैबी। क्या होता है? गैबी। वाक्पटु जिसको कहते हैं। फोर्थ स्टेट तो मीडिया को कहते हैं। कहते भी हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन है? प्रेस, मीडिया। कर्टन लेक्चर ये तो एक डांट है जो पत्नी पति को लगाती है। बेडरूम में जब पत्नी पति को डांटे तो वो कर्टन लेक्चर है। येलो प्रेस उस अखबार को बोलते हैं जिसमें सेंसेशनल खबरें छपती हो, सनसनीखेज खबरें जिसमें छपती हैं, उसे येलो प्रेस कहा जाता है। अब ये सारे ही इडियम्स थे, आपको तैयार करना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि ये जो सैंग टुगेदर इन अ कॉन्सर्ट है, इसे इन चार में से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस कर सकता है? मंथन एंड प्रणव sang together in a concert। अब कॉन्सर्ट किसी समारोह को कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, समारोह को कहते हैं, और मुख्य रूप से किसी संगीत समारोह को कहते हैं। हाँ, कॉन्सर्ट एक म्यूजिकल अरेंजमेंट है, म्यूजिकल इवेंट है। तो संगीत समारोह में कोई इनंशिएट क्यों करेगा? इनंशिएट मतलब होता है चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना, समझाना, डिस्क्राइब करना। समझ रहे हैं ना? हाँ, डिफाइन करना, ये इनंशिएट का मीनिंग है। अच्छा, एंजॉय का मीनिंग आनंद उठाना होता है। आर्टिकुलेट भी इनंशिएट के ही जैसा है। किसी पॉइंट को लोग आर्टिकुलेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये दोनों ऑप्शंस बेकार हैं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, म्यूजिकल प्रोग्राम है, कोई वहां ज्ञान बांटेगा क्या? तो आर्टिकुलेट और एनंशिएट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चैंट होना चाहिए, क्योंकि सिंग का मतलब गाना है, चैंट का मतलब भी गाना ही होता है। चैंट किया जाता है, कविताओं को, स्लोगन्स को चैंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। जस्ट इमेजिन कि कितना इंपॉर्टेंट था आपको
इनंशिएट और आर्टिकुलेट वर्ड्स का आइडिया होना। अगर नहीं मालूम है इन वर्ड्स के बारे में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड और कंफ्यूज्ड। थर्ड नंबर पे आइए, अभी अभी ना स्टेनोग्राफर की भी आंसर की आ गई, अभी 17-18 नवंबर को ही हुआ था और टोटल में 6 शिफ्ट में पेपर हुआ था। मैंने कल एक शिफ्ट उसकी देखी। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी तक मैंने जो 4 सेट ही देखे हैं CPO-SI के, और ये चौथे सेट का मैं डिस्कशन भी करा रहा हूँ इसी से ही, और एक ही सेट मैंने कल शाम को जो है एक पार्टी में था तो वहीं पे मौका मिल गया तो हमने उस सेट में के क्वेश्चंस देख लिए। स्टेनोग्राफर के एक ही सेट के टोटल 100 क्वेश्चन देखे, उसी में से 4 से 5 सेंटेंसेस जो हैं वो अभी तक की 4-5 शिफ्ट से मैच कर गए, सेम क्वेश्चंस मैच कर गए। बताइए, रिपीट होता है कंटेंट, इससे आप अंदाजा लगाइए। ट्रीट विद वैक्सीन, जब किसी को वैक्सीन दी जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यूजुअली बाय इंजेक्शन और प्रमोट टू प्रमोट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, मतलब जब किसी का टीकाकरण हो रहा हो जिसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब टीकाकरण को हम दूसरे शब्दों में, चाहे एक शब्द में तो वैक्सीनेशन बोलते हैं और मेडिकल टर्म में उसे इनोकुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनोकुलेशन कहा जाता है। हाँ, जब किसी को कोई भी वैक्सीन लग जाती है तो वो उसे उसे वो इनोकुलेटेड हो गया है, हाँ उसका इनोकुलेशन हो गया, ये बोला जाता है। एक चीज और देख लीजिए, इनोकुलेट को जब हम किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो जैसे इनोकुलेटेड लिखा, फिर अगेंस्ट लिखेंगे, अगेंस्ट लिख करके फिर हम ट्यूबरकुलोसिस लिख देंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे अगेंस्ट लगा करके वो डिजीज लिख दी जाती है। अब अगले सेंटेंस पे आइए, रिप्लेस करना है इसको। द स्टोरी डिड नॉट गो बाय वेल इनफ, नहीं, इसमें आंसर होगा गो डाउन वेल इनफ। हाँ, जब किसी चीज को लोग एप्रिशिएट करते हैं, गो डाउन वेल, गो डाउन वेल पूरी फ्रेज है, आप गूगल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिसे रिसीव अच्छे से किया जाए, लोग उसे एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। कोई मूवी ही रिलीज हुई, मूवी लोगों को अच्छी लगी तो इट वेंट डाउन वेल, इट वेंट डाउन वेल अमंग ऑडियंस, तो ऑडियंस को अच्छी लगी, ये कहा जाएगा। तो स्टोरी है सर, स्टोरी लोगों को अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती, स्टोरी लोगों पर असर डालती है या फिर असर नहीं डाल पाती है, तो गो डाउन वेल हो जाना चाहिए। गो थ्रू तो किसी चैलेंज को पार करना होता है कि आप समस्याओं से लड़ झगड़ करके आगे बढ़ गए। नंबर 5 नया सेंटेंस है, पढ़ लेते हैं। A happy development or happening of events by chance, मतलब जब जीवन में कुछ अच्छा हो और खास तौर पे किस्मत की वजह से अच्छा हो। A happy development और happening of chance, खुशी की बात, यह सब कुछ फायदे जैसा हो, बाई चांस, है ना, सौभाग्य से सब अच्छा हो जाए, इसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी, हाँ, मतलब हैप्पीनेस बाय लक, उसे सेरेंडिपिटी कहा जाता, और कुछ नहीं कहा जाता। बाकी वर्ड्स तो सिंपल है, सडनली, अचानक से होता है, इंसिडेंट कोई भी घटना घट रही, अकरेंस कोई भी घटना घट रही है, सेरेंडिपिटी होता है कोई भी चीज अचानक से घटती है और अच्छी घटती है, तो इसी को कहते हैं लक बाय चांस, सेरेंडिपिटी। राइफ, राइफ का मतलब क्या होता है? राइफ एक नया वर्ड है, लंबे समय के बाद मैंने देखा। राइफ का मतलब होता है कोई चीज जो सब जगह व्याप्त है, सबको मालूम है, यूनिवर्सल है, यूबिक्विशियस है, फार एंड वाइड है, लेकिन थोड़ा सा गलत है। गलत है मतलब चाहे वो अफवाह हो या बदनामी हो या बुराई हो, सब जानते हैं आपकी कोई कमी, तो वो राइफ है एक तरीके से। तो राइफ का वैसे तो मीनिंग है जो चीज सबको मालूम है, जो यूनिवर्सल है एक तरीके से। तो इसमें जो पॉपुलर है वो तो नहीं होगा। अच्छा, टॉनिम चाहिए था, मैं अभी पॉपुलर लगाने जा रहा था। राइफ का सिनोनिम है पॉपुलर, राइफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स। स्कार्स का मतलब ही होता है कम, स्कार्सिटी इसी से तो बनता है, स्कार्सिटी इसी से तो बनता है। स्कार्सिटी का मतलब ही होता है दुर्लभता। सीरीन का मतलब समझदार होता है, सिंसियर जिसको कह सकते हैं हम। और राइप तो कोई फसल जब पक जाती है ना, पकी हुई, तो उसको क्या कहते हैं? रेडी टू हार्वेस्ट।
राइप कहते हैं। तो राइफ मतलब जो चीज सब जगह है, और स्कार्स जो चीज कम है, वो हो जाएगा। नंबर 7 पे आइए, ईडियम से ही रिलेटेड सेंटेंस है। अब देखिए, फ्रॉम द क्लॉक टावर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, स्टेटमेंट को इन 4 ईडियम्स में से कौन रिप्लेस करेगा? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया। एक की जगह एक ही सेंटेंस से 4 ईडियम पूछ लिए गए। मजेदार बात है कि नहीं? बॉडी एंड सोल मतलब तन और मन दोनों से, पूरी तरीके से। बॉडी मतलब शरीर, सोल मीन्स आत्मा, पूरी तरीके से मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली, है ना? जैसे मेरा भाई ने अपना तन मन सब जो है कन्हैया को सौंप दिया था। बॉडी एंड सोल जिसको कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने तन मन लगाया था, तब जाकर के हमें आजादी मिली थी। ब्लाइंड एले, बेसिकली एले एक स्ट्रीट को बोलते हैं, गली को बोलते हैं, और खास तौर पे नैरो स्ट्रीट को बोलते हैं, सकरी गली को, और वो भी अंधी हो। सकरी गली जो अंधी हो, जानते कैसी होती? एंट्री तो उसमें होती है पर एग्जिट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि चलो रास्ता है, इसके अंदर घुस चलते हैं, तो 4, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर के आगे रास्ता बंद, उसको ब्लाइंड एली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड एली। एक सकरा रास्ता जो आगे जाके बंद भी हो गया। इसको ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी टास्क, कोई भी पॉलिसी जो शुरू में लगे ठीक है चलो करते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ने पर समझ में आए कि इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं है। शुरू में तो आइडिया ठीक लगे, लेकिन बाद में लगे आगे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ब्लाइंड एले हो गया। ब्लाइंड डेट का मतलब होता है जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो जिसके बारे में आप कुछ खास नहीं जानते हैं, तो ब्लाइंड डेट है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है आप एक ऊंचाई से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, सरसरी निगाह से देख रहे हैं। यही आंसर है। आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यू गेट अ गुड एंड कॉम्प्रहेंसिव आइडिया ऑफ द टाउन, आपको शहर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द क्लॉक टावर सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द टाउन, आप क्लॉक टावर पे जाइए, चढ़िए ऊपर, और फिर आप देखिए शहर को, आप जान जाएंगे शहर कहाँ तक है, कितनी दूर तक है, कितना लग्जरी है, कितना डेवलप्ड है, कैसा है। तो एक सरसरी निगाह से आप चीज़ों को सब देख ले जाएंगे, ऊंचाई से जब देखेंगे तो जब आप एक ऊंचाई से देख रहे हो या सरसरी निगाह से कुछ देख रहे हो, तो उसी को कहा जाता है बर्ड्स आई व्यू। बाकी ईडियम्स में ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये लेकिन अच्छा ईडियम है, कम देखने को मिलता है। नंबर 8, even when the child accused the relative of inappropriate behavior, मतलब यहां तक कि जब बच्चे ने इस बात का आरोप भी लगाया कि रिलेटिव का उसके साथ जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। चाइल्ड अब्यूज यहीं से होता है कि रिलेटिव्स बच्चों को परेशान करते रहते हैं, कुछ नोन पीपल परेशान करते रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी। हाँ, लेकिन बच्चे जो हैं पेरेंट्स को कई बार बता नहीं पाते हैं, और अगर बता भी ले जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा है, नादान है। चाइल्ड अब्यूज़ आप समझते हैं ना, किसी को ऊटपटांग जगह पे टच करना या ऊटपटांग तरीके से उसके बारे में सोचना, तो ये सब चाइल्ड अब्यूज़ है। यही लिखा हुआ है कि उसने आरोप लगाया इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का। द पेरेंट्स कंटिन्यू टू प्ले परफेक्ट होस्ट एट द पार्टी, मतलब लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने जो है कोई ध्यान नहीं दिया। दे कंटिन्यू टू प्ले परफेक्ट होस्ट, मतलब उन्होंने यही दिखाया कि सब बढ़िया, ऑल इज वेल, है ना, वो पार्टी दे रहे हैं, वो मेहमान हैं, उनकी कद्र की जानी है, बस। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, सर एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, भले आप उसे इग्नोर कर रहे हो। देखिए सर, कमरे में अगर चूहा होगा नहीं दिखेगा, कभी दिख भी सकता है, कहीं छिपा होगा नहीं दिखेगा। कमरे में हाथी होगा तब भी तुम देख नहीं पाओगे, बताओ, नहीं देख पाओगे। ये कैसे संभव है? इतना बड़ा शरीर उसका होता है, आप उसे ओवरलुक कर ही नहीं पाएंगे, है ना, इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। सो द एलिफेंट इन द रूम मतलब अ प्रॉब्लम दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, दैट इज क्वाइट नोटिसेबल, एविडेंट है, वो दिख रहा है सबको सामने, भले ही आप उसे इग्नोर कर दें अलग बात है। इग्नोरिंग समवन हु सीक्स अटेंशन थ्रू फॉल्स स्टोरीज, ये भी नहीं होगा। रिवीलिंग सीक्रेट्स भी नहीं होगा। बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, यही है, यही है सर, एक बड़ी प्रॉब्लम जिसको हर कोई जो है इग्नोर कर रहा हो,
एक बड़ी, हर किसी को मालूम है कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इग्नोर आप उसे कर रहे हो। ही इज अ वीक स्टूडेंट, वो एक कमजोर छात्र है। देखिए सर, इडियम्स में क्या है, थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाइए, अपने आप सब तैयार हो जाएगा। मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि 50 क्वेश्चंस, हर एक सेट के 50 क्वेश्चंस में डोमिनेट कर रही है वो कैप। कम से कम 50 में से सीधे तौर पे 30 सेंटेंसेस जो हैं, 30 क्वेश्चन जो हैं वो वोकैबुलरी पे बेस्ड हैं। सिर्फ 20 सेंटेंसेस में ग्रामर सिमट के रह गई। फिर भी लोग ग्रामर ही ज़्यादा पढ़ाते हैं और लोग ग्रामर ही ज़्यादा पढ़ते रहते। नहीं, मैं ग्रामर को डाउन प्ले नहीं कर रहा सर, इंग्लिश इज इनकम्प्लीट विदाउट ग्रामर, लेकिन इंग्लिश इनकम्प्लीट वोकैब के बिना भी तो है। व्हाट वी टेंड टू डू, हम ग्रामर को खूब पढ़ते हैं एंड वी कीप इग्नोरिंग वोकैबुलरी। जस्ट स्टॉप दिस, इसे रोक दीजिए। ग्रामर भी पढ़िए, वोकैब भी पढ़िए, किसी एक को वैल्यू ज़्यादा मत दीजिए, रेट देम इक्वल। जितना ग्रामर पढ़ेंगे उतना वोकैब पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली यही चीज़ सही है, हर एग्जाम में इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। ही इज अ वीक स्टूडेंट एंड समहाउ पुल्ड ओवर द एग्जाम। समझ रहे हैं, वो एक कमजोर छात्र है कि जैसे तैसे करके, समहाउ जैसे तैसे करके, भगवान ही जानता है कैसे उसने एग्जाम को पास किया है। ये लिखा है पुल ओवर, मतलब यही बताया जा रहा है कि एग्जाम को पास किया गया, क्या जैसे तैसे करके उसने एग्जाम पास किया। अब एग्जाम पास करना, आगे बढ़ना पुल ओवर से हो सकता है क्या? तो ठीक, नहीं हो सकता तो जिनसे होगा उनसे भाई करेगी। ये देखिए होगा, ये होगा। दिमाग खर्च करिए ना सर। अभी पीछे एक क्वेश्चन में गो थ्रू पढ़ाया था। गो थ्रू का क्या मतलब होता है? लड़ते झगड़ते आगे निकल जाएंगे। पुल थ्रू, लड़ते झगड़ते आप थ्रू कर ही जाएंगे सर, खींच लेंगे अपने आप को, या कोई आपको खींच लेगा ही लेगा, है ना। फंस जाएंगे तो निकल आएंगे, कुएं में गिर गए तो किसी ने खींच लिया, जैसे तैसे करके आप चले आए, पुल थ्रू हो जाएगा। पुल अप का मतलब तो डांटना होता है, पुल अप मतलब डांटना होता है। पुल टुगेदर तो साथ साथ हो सकता है, किसी केस में कोई साथ साथ तो है नहीं। पुल डाउन तो गिराने से हो सकता है, बिल्डिंग को पुल डाउन कर दिया गया, ठीक। पुल ओवर नहीं होगा सर, पुल थ्रू ही होगा, जिसका मतलब ही है कि आप आगे निकल गए जैसे तैसे करके। नंबर 10, ईडियम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, चारों सेंटेंसेस में एक कॉमन ईडियम रखा गया है। देखिए, आज मैंने एक बार ये नहीं बताया कि ये ईडियम मेरे नोट से, वो ईडियम मेरे नोट से, लेकिन फैक्ट है सर, अभी तक के सारे ईडियम्स नोट से थे, सिर्फ एक नहीं था, ब्लाइंड एले, वो नहीं था। बाकी सारे नोट, सारे ईडियम्स अभी तक नोट से ही थे मेरे। आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ, मैं फेक होऊंगा तो आप मुझे पकड़ लेंगे सर। Trees shed their leaves under the weather, नहीं, अंडर द वेदर का मतलब होता है मौसम की गिरफ्त में होना, और यूं कहिए तो बीमार होना। क्या मीनिंग होता है इसका? बीमार होना। ये देखिए, ये आंसर होगा। शी मिस्ड द एग्जाम एज शी फेल्ट अंडर द वेदर। ये ठीक है कि उसका एग्जाम छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो बीमार थी एक तरीके से, और कोई मीनिंग नहीं होता अंडर द वेदर का, बीमार होना। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक का क्या मीनिंग हो सकता है? यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग। आप मिस्टर दिनकर से कुछ भी फेवर ले सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। अब आप इधर के सेंटेंस उधर का मीनिंग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लिखा है, कितने कॉन्फिडेंस से लिखा है, यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग। आप मिस्टर दिनकर के लिए को से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर दिनकर तुरंत आपकी मदद करेंगे। उनके पास जो बनेगा, जो हो सकेगा वो जरूर देंगे आपको, आपकी जरूर वो हेल्प करेंगे। यही तो मीनिंग हुआ। क्या होगा? अ विलिंग पर्सन रेडी टू डू एनीथिंग टू हेल्प अदर पीपल, यही होगा सर। इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अदर पर्सन, यही होगा। गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। कोई शर्ट पहने हुआ है, आपने कहा मुझे ठंड लग रही है, अरे लो भाई तुम पहन लो, उतार के दे दी, ठीक है। ऐसे शर्ट पहनी हुई थी, स्वेटर जैकेट पहन रखा हुआ था, हाँ, पता चला कि कोई जो ठंड लग रही, अरे लो यार तुम मेरा स्वेटर पहनो, उतार के, ऐसे उतार के दे दिया, ले जाओ। इसको कहते हैं गिव योर शर्ट ऑफ द बैक, या गिव समवन शर्ट ऑफ योर बैक, इस तरीके से। टू स्टैंड योर ग्राउंड, क्या मीनिंग है इसका? स्टैंड वंस ग्राउंड, क्या मीनिंग हो सकता है? यही कि आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे, जहां पे आप खड़े वहीं खड़े रहेंगे, स्टैंड वंस ग्राउंड।
जैसे अंगद को ले लीजिए, जहाँ है वहीं रहेंगे, डरेंगे नहीं सर, हम सही हैं तो हम क्यों पीछे हटेंगे, हम अपनी बात से क्यों मुकरेंगे। स्टैंड वंस ग्राउंड, मेंटेन वंस पोजीशन, यही है सर। मतलब आपने जो फैसला लिया है, आपका जो आपकी जो राय है, जो तर्क है, आप उसी के साथ चलेंगे, आप उसी के साथ चलेंगे। नंबर 13, सिनोनिम बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये बढ़िया क्वेश्चन सर, मैं बढ़िया बढ़िया ही कराऊंगा। टोटल में तो 50 क्वेश्चंस थे ना, हम मुश्किल को 18-20 कराएंगे बस, तो फिर अच्छे ही तो कराएंगे। देयर विजन वॉज वेरी क्लियर, मतलब उनका नजरिया, दृष्टिकोण बड़ा ही साफ था। क्या? इफ इंडियंस वर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, अगर इंडियंस को एक अच्छी भूमिका निभानी है, दे मस्ट बी सेकंड टू नन। सेकंड टू नन समझते हैं, मतलब किसी से पीछे नहीं रहना है। You're not second to anyone, you're second to none, you're second to none, मतलब आप किसी से कम नहीं है, आप नंबर 2 पे नहीं है। फ्रेज है ये, इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर चाहते हैं कि इंडियंस की भी वैल्यू हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट में उनका भी एक अग्रणी योगदान हो, तो उन्हें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी रियल लाइफ में लागू करना होगा, उसे अप्लाई करना होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी रियल लाइफ में उन्हें अप्लाई करना होगा, तो क्या होगा सर, इम्प्लीमेंटेशन ही तो हो जाएगा। सिनोनिम बताना है, और का मिस ट्रीटमेंट हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, नहीं सर, क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि लेंदी है, तो आप कई बार मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, कई बार आप बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगला पर्टिकुलर सेंटेंस जो है स्पॉटिंग एरर्स पे बेस्ड है, ग्रामर का क्वेश्चन है ये, स्पॉटिंग एरर्स पे बेस्ड है। पढ़िए, द शिप सैंक बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प। कॉल फॉर हेल्प का मतलब होता है मदद मांगना। क्या मीनिंग है इसका, मदद मांगना। नाव तो डूब गई, सिंक का सेकेंड फॉर्म लिखा है, पास्ट में है सर। नाव डूब गई, क्यों डूब गई थी, क्योंकि इंजीनियर ने किसी से मदद नहीं मांगी थी। आप दिमाग खर्च करिए, जब सैंक पास्ट में है तो किस हक से यहां हैज लगेगा, किस हक से हैज लगेगा, जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होना चाहिए। ये देखिए, डिड नॉट लगाइए, डिड नॉट के बाद कॉल्ड गलत है, आपको मालूम होना चाहिए क्या, कि डू, डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती। कॉल्ड गलत है, डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। ये जो इधर लिखा हुआ है ये तो गलत लिखा हुआ, सही तो पैसिव में लिखा गया, पैसिव की जरूरत भी नहीं है, और पैसिव में भी ठीक से नहीं लिखा गया। पैसिव में वॉज वर्ब के बाद कॉल की थर्ड फॉर्म आएगी ना, तो गलत ही लिखा है। और ये वाला लास्ट ऑप्शन फ्यूचर में लिखा, वो देखिए ना, विल है वहां पर। नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिनोनिम पे बेस्ड है, सिनोनिम पे बेस्ड है। द डिस्कवरी ऑफ अ ट्रेजर, ट्रेजर समझते हैं, संपत्ति, खजाना की खोज, अंडर द बर्मुडा ट्राइंगल। बर्मुडा ट्राइंगल कोई प्लेस है, हाँ, वो कोई मिस्ट्री है कि उस पर से कोई प्लेन नहीं उड़ सकता, उड़ेगा तो गायब हो जाएगा। खान सर ने वीडियो भी बनाया है इस पर, देखा होगा आप लोगों ने। The discovery of treasure under the Bermuda Triangle is probably a hoax. मतलब ये क्या लग रहा है आपको, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो एक ट्रेजर है, के नीचे जो एक संपत्ति छिपी हुई है, उसकी डिस्कवरी संभवतः क्या है, एक भ्रम है, एक होक्स है, मतलब समथिंग दैट अपीयर टू बी ट्रू बट इज नॉट, मतलब एक अनरियल स्टेट जिसको कह सकते हैं। होक्स मतलब भ्रम हो सकता है, इल्यूजन टाइप से हो सकता है, लगे कि सच है लेकिन सच वो हो ना, उसको होक्स कहा जाता है। अब एनालॉगी नहीं होगा, बोनांजा क्यों होगा, डिल्यूजन या ट्रिक से होगा। ट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक तो मतलब एक चाल को कहते हैं, जिसमें आप दूसरे को परेशान करेंगे, फंसाएंगे, धोखा देंगे, चीट करेंगे। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, भ्रांति एक शब्द होता है, वो डिल्यूजन कहा जाता है। कैसे, आपको कुछ लगता है कि सही है लेकिन वो सही ना हो, तो वो डिल्यूजन हो जाएगा, ठीक। तो वहां पर भी होक्स लिखा हुआ है, दैट अपीयर्स टू बी राइट और ट्रू, बट फैक्ट ये है कि वो सच नहीं है।
अगला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। अभी मैंने किसी बैच में GRE जी रूट वर्ड पढ़ाया, जिसका मतलब ही होता है भीड़ से। ग्रिगारियस इसी से बनता है, कलेक्शन से रिलेट करता है। कॉन्ग्रीगेशन इसका आंसर है। एक बार CPSI में ही ये वर्ड पूछा गया 2-3 साल पहले, शायद इसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या हम कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन तो स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं। बहुत से लोगों के ही ग्रुप को कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली सोल्जर्स के ग्रुप को ज्यादा कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क, एक जैसे। कारवां भी लोगों को ही कहते हैं, कारवां। वो बोलते नहीं है, यूं तो मैं अकेला ही निकला था लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एट सी, नोट्स में है ये इडियम। सभी थे सर, एक नहीं था खाली ब्लाइंड एल, बाकी सब थे। एक ये नोट्स में नहीं था, गिव समबडी शर्ट ऑफ योर बैक, ये नोट्स में नहीं है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं कि ये चीज़ नहीं है, और जो चीज़ है वो आपको भी माननी चाहिए। एट सी का मतलब है कि आप कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं। आपके सामने सब पानी पानी भरा हुआ है, समंदर है ना, समंदर में शुरुआत तो नजर आती है, अंत कहाँ नजर आता है? तो सब पानी ही पानी भरा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाए। आप लॉस्ट हो जाएंगे, परप्लेक्स्ड हो जाएंगे, फ्राइटेंड हो सकते हैं, घबरा भी सकते हैं, जान ही नहीं पाएंगे क्या होगा। ओवर का मतलब किसी समस्या को हरा देना होता है, चैलेंजेस को छोटा करना। ब्लंडर कोई बहुत बड़ी गलती कर देना। ऑब्सोल्यूट जो अब नहीं है, करेक्ट आंसर ये है एट अ लॉस और परप्लेक्स्ड, जब आप पूरी तरीके से भ्रमित हैं या पूरी तरीके से आप कंफ्यूज्ड हैं। 18, नॉवेल। कितना बढ़िया वर्ड है सर। आप सब नॉवेल पढ़ते हैं, बहुत से लोग नॉवेल्स लिखते हैं। नॉवेल एक कहानी को, उपन्यास को कहते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इसकी हिंदी तो कहानी है, उपन्यास हो गई, लेकिन इसमें जो वर्ड नॉवेल है उसका क्या मीनिंग है? सुनिए, जो नॉवेल जिसको कहानी या उपन्यास कहते हैं, वो ये क्लेम करता है कि वो पिछली किसी कहानी से मैच नहीं कर रहा, वो नया है, रिफ्रेशिंग है। नॉवेल होने का ये मतलब होता है वेरी न्यू, ओरिजिनल। ओरिजिनल भी रहेगा, जेन्युइन भी रहेगा, लेकिन नया होगा, उसमें एक नयापन होगा। NOV का मतलब ही होता है सर नया से। एक लखनऊ में सिनेमा हॉल है, नॉवेल्टी सिनेमा हॉल, उनका नाम इसीलिए उन्होंने रखा होगा कि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस आपको लगेगा। और देखिए, नई चीजें कई बार बेकार भी होती है, लेकिन नॉवेल एक अच्छी चीज है, नॉवेल्टी एक अच्छी चीज है। चीजें न्यू हैं लेकिन ओरिजिनल है, अच्छी लग रही हैं। जैसे आपने कोई फर्नीचर देखा, बहुत बढ़िया क्वालिटी की चेयर्स देखी, तो वो नॉवेल है, नॉवेल डिजाइन है उनका, नॉवेल्टी है उनमें, नयापन है, लेकिन है बहुत क्वालिटी में। तो समथिंग दैट इज न्यू। एंटोनिम बताना है आपको, पहले के जैसा जो नहीं है। फॉर्मल, एंशियंट हो सकता है, प्राचीन, नया, ट्रेडिशनल, ये होना चाहिए सर, ट्रेडिशनल होना चाहिए। हाँ, जो बना बनाया है पहले से। नॉवेल मतलब एक नया विचार हो गया, ट्रेडिशनल जो परंपरागत हो गया, है ना। वो नॉवेल का मतलब प्राचीन या आधुनिक से नहीं होता, कहीं से। मॉडर्न होता तो एंशियंट लगा देते। नॉवेल का मतलब होता न्यू इन कस्टम्स, न्यू इन डिजाइन, न्यू इन अप्रोच। तो वो ट्रेडिशनल हो सकता है, कस्टमरी भी हो सकता है, लेकिन कस्टमरी तो रीति रिवाज से संबंधित हो जाता है ना, कि कस्टम है कि ऐसा किया जाए, कस्टमरी है ये। कस्टमरी समझते हैं कि जैसे कि बारात गई तो अब अगवानी शुरू होनी, तो उससे पहले जो है कस्टमरी है कि संदेशा भेजवाया जाएगा, तो वो कस्टमरी हो गया, तो चलता आ रहा, रीति रिवाज है एक तरीके से कस्टमरी। ट्रेडिशनल होना चाहिए, परंपरागत, इसमें नयापन नहीं है ना। काफी हद तक क्लोज है, लेकिन कस्टमरी जो है वो जो चीजें की जाती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया है, रिचुअल्स के लिए आ सकता है। नो एरर पे अच्छा, स्पॉटिंग एरर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर पे बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे कहने में कोई समस्या नहीं, बल्कि फक्र है, अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल इसी लॉजिक पे बेस्ड सेंटेंस मैं आपको एक बार एडजेक्टिव चैप्टर में कराता, एक बार प्रेपोजिशन में कराता हूँ। नोट्स टेलीग्राम पे पड़े हैं ग्रामर के, उसमें प्रेपोजिशन के एक्सरसाइज में देखिएगा, उसमें डिफरेंट एंड कॉस्टलियर ही लिखा हुआ सर। बस वहां पर सेल फोन की जगह संभवतः शर्ट है या ड्रेस है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक,
मर्जिंग ऑफ एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। इसमें खास बात क्या है, इसमें दो अलग अलग जो एडजेक्टिव्स आए हैं, डिफरेंट और कॉस्टलियर, दोनों के कनेक्टर्स अलग अलग होते हैं। कॉस्टलियर अपने बगल में दान लगाता है, पर डिफरेंट अपने बगल में दान नहीं लगाता, फ्रॉम लगाता है। और नियम है कि जब अलग अलग कनेक्टर्स आने हो एडजेक्टिव्स के साथ, तो फिर आप उन अलग अलग कनेक्टर्स को रखो। ऐसे होगा, हिज सेल फोन इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन, डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन, ये तरीका है। डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन, ये है इसका लॉजिक। नो एरर, डिफरेंट एंड कॉस्टली, यहां पे एरर ना, क्योंकि फ्रॉम तो यहीं पर इंसर्ट किया जाएगा ना, फ्रॉम को और आप कहां रखेंगे, यहीं पर तो इंसर्ट करेंगे। ये दिखाता हूं अगर टेलीग्राम चल जाता है तो। घर में नेट मेरे स्लो रहता है, मैं फोन में भी ओपन कर लेता हूँ। न्यू वर्जन आ गया, ये देखिए। एडजेक्टिव में चेक कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है। प्रपोजिशन में चलते हैं सीधे। जरूर मिलना चाहिए सर। ऐसा लग रहा है दिखता है और फिर हट जाता है। हो ही नहीं सकता कि ना हो। हाँ, मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर
79, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें लिखा माइन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर, शायद उसके बगल में शर्ट लिखा हुआ है, शर्ट ही है। कॉस्टलियर के बगल में दैन है, डिफरेंट के बगल में फ्रॉम नहीं है। वही क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा वेरिएशन है सिर्फ कैरेक्टर्स का। मेरे में शर्ट है, इसमें सेल फोन है। मेरे में इधर पॉसेसिव प्रोनाउन है, इनके में इधर पॉसेसिव प्रोनाउन। सेम लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, मिला सीधे तौर पे। अब मानेंगे ना आप, क्वेश्चन आता है जो कराया जाता है नोट्स के माध्यम से, उस पे बेस्ड। ये देखिए, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया प्रेपोजिशन के टोटल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन भी मैं यूट्यूब पे करा चुका हूं। पब्लिक वीडियो है, जिसने किया होगा उसका जरूर हो गया। इसको देखिए, he was beaming from ear to ear। beam from ear to ear का मतलब खुशी से होता है, हंस रहे हो आप, है ना। स्माइलिंग ब्रॉडली, इधर भी आप हंस रहे हो, उधर भी आप हंस रहे हो। आफ्टर अ टायरिंग डे, टायरिंग डे का मतलब होता है जब आप थक गए हो, दिन भर बहुत थक गए हो। तो दिन भर की थकान के बाद द वर्कर्स डिसाइडेड, वर्कर्स ने क्या डिसाइड किया होगा, टू रीस्टोर देयर एनर्जी, ताकि उनकी एनर्जी फिर से लौट आए। तो वर्कर्स ने क्या डिसाइड किया होगा बताइए। वर्कर्स ने यही तो डिसाइड किया होगा कि चलो यार आराम करते हैं, सोते हैं, दिन भर मरे हैं, अब कल फिर जूझना है, तो आराम कर लेते हैं, सो लेते हैं, ताकि फिर से ऊर्जा आ जाए। तो जब सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, इसी को कहते हैं हेड द सैक। सैक एक बोरिया को कहते हैं, बोरे को कहते हैं। आप यहाँ सैक को पिलो से रिलेट करिए। आप थके होते सीधे बिस्तर पे कूदते हैं, पिलो पे कूदते हैं, या कुशन पे कूदते हैं, गद्दे पे कूदते हैं, तो ऐसे हल्का सा दबता है, तकिया दबती है, हिट द सैक, गिर गए उसी पे जाके, तो सो जाना कहते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड नोट्स में है, ब्रिंग टू बुक नोट्स में है, पुट अ स्पोक इन द व्हील भी नोट्स में है सर। इसका तो डिस्कशन में मैं यूट्यूब पे ही करा चुका हूँ सर। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। कल ही शायद मैंने किसी फ्रेज में पढ़ा है, अपना उल्लू सीधा करना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड जिसको कहा जाता है। इसका एक जो है प्रोवर्ब भी होता है, भूल रहा हूं मैं, ब्रिंग टू बुक सजा देने से होता है, पुट आ स्पोक इन द व्हील। इसका ये मतलब होता है कि एक पहिया है, उसमें तीलियां होती, उसी में आप लाठी घुसेड़ दो, डंडा घुसेड़ दो, तो मतलब कार्य को बाधित करो। आप क्या करो, कार्य को बाधित करो। चलिए 21 क्वेश्चंस मैंने कराए, कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। सबको प्रमोट किया है आपने, तो मुझे भी प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा हो तो। चलिए अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।